हरिपुर नाम का एक गांव था जहां सेठ अग्रवाल नाम का एक व्यापारी रहता था। सेठ अग्रवाल पर माँ लक्ष्मी की कृपा थी। वो धन संपत्ति से संपूर्ण था। सेठ अग्रवाल बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। सेठ अग्रवाल का चाट पापड़ी का काम था। वह उसकी चाट पापड़ी के गांव में 4 दुकानें थी। उसकी चाट पापड़ी बहुत ही मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसकी चाट पापड़ी खाने गांव में आते। सेठ अग्रवाल का एक मुंशी था जो उसके कारोबार का ध्यान पूरी ईमानदारी से रखता था। वो रोज गिनकर कारीगरों को चाट पापड़ी का सामान देता और शाम को सबसे हिसाब लेता था। सेठ अग्रवाल का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से सेठ अग्रवाल के पास गांव से शिकायतें आने लगी कि उसकी चाट पापड़ी में काफी मिलावट हो रही है, जिससे गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी। ये सब सुनकर सेठ अग्रवाल को काफी चिंता होने लगी। एक दिन सेठ अग्रवाल ने मुंशी को बुलाया। अरे मुंशी, आजकल लोगों से बहुत शिकायतें आ रही हैं कि हमारी चाट पापड़ी में कोई मिलावट करके बेच रहा है और उसे खाकर लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पर मालिक, सारा सामान तो मैं अपनी देखरेख में बनवा कर कारीगरों को देता हूँ और मैं तो कोई भी मिलावट वाला सामान नहीं देता उनको। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने ये काम तुमको सौंपा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका पता लगाओगे कि कौन है जो मिलावट कर रहा है, और अगर तुम पता नहीं लगा पाओगे तो मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। ठीक है मालिक, मैं 4 कारीगरों को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ। मुंशी 4 कारीगरों को बुलाता है। 4 कारीगर थोड़ी देर में ही सेठ अग्रवाल के घर पहुँच जाते हैं। जी सेठ जी, आपने हमको बुलाया? हाँ, लोगों से ये शिकायत आई है कि तुम में से कोई मिलावट करके चाट पापड़ी बेच रहा है। क्या? नहीं नहीं मालिक, मिलावट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ सेठ जी, आप जैसा हमें सामान देते हो हम बिल्कुल वैसा ही ले जाकर बाजार में बेचते हैं। जो भी है सच सच बता दो, वरना सबको काम से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई मिलावट नहीं की, ये लोग ही करते होंगे। झूठा इल्जाम मत लगा मनोज, तू ही करता होगा मिलावट, हम नहीं करते। 4 कारीगर आपस में एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं। मुंशी और सेठ अग्रवाल को समझ में आ जाता है कि ऐसे अपने आप से खुद कोई नहीं बताएगा, कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। मुंशी उन 4 को वापस भेज देता है। मालिक, ऐसे तो कोई बता नहीं रहा है। मुझे नहीं पता मुंशी, जल्द से जल्द पता लगाओ, वरना तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा मैं। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन सेठ अग्रवाल और मुंशी 4 कारीगरों को गिनकर 100 प्लेट का सामान बेचने के लिए देते हैं और बाजार में भेज देते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सेठ अग्रवाल और मुंशी दोनों अपना भेष बदलकर बाजार में पहुंचते हैं। वो पहले राजू के पास जाते हैं। अरे भैया, आज हमारे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है तो आज हमको 200 प्लेट चाट पापड़ी चाहिए, बताओ दे पाओगे? भाई साहब, 200 प्लेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको 150 प्लेट दे सकते हैं। 150 प्लेट तुरंत दे दोगे? हाँ भाई साहब, बिल्कुल अभी मिल जाएगा। भैया, चाट पापड़ी अच्छी और साफ सुथरी तो है ना? हाँ बिल्कुल, आप चाहे तो बाजार में पूछ लीजिए, बहुत प्रसिद्ध चाट पापड़ी है हमारी। ठीक है, कर दो। फिर मुंशी और सेठ राजू से चाट पापड़ी लेते हैं और उसको 150 प्लेट के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने दूसरे कारीगर किशोर की दुकान पर जाते हैं और उससे भी 200 प्लेट चाट पापड़ी के लिए बोलते हैं। किशोर बोलता है, भैया 150 प्लेट दे पाऊंगा, बोलो तो कर दूं। ठीक है, दे दो। फिर वो वहाँ भी 150 प्लेट के पैसे देते हैं और सामान लेकर वहाँ से अपने तीसरे कारीगर मनोज की दुकान पर जाते हैं। भैया, आज हमारे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है तो आज हमको 200 प्लेट चाट पापड़ी चाहिए, बताओ दे पाओगे? अरे भैया, 200 क्या, 250 प्लेट भी मिल जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, 200 प्लेट ही दे दो आप। फिर वो वहाँ से भी चाट पापड़ी लेकर अपने आखिरी कारीगर मुरली के पास जाते हैं और उससे भी 200 प्लेट की मांग करते हैं। तब मुरली बोलता है, नहीं भैया, 200 प्लेट तो नहीं होगा, 100 प्लेट दे पाऊंगा। आज 100 प्लेट तक का ही सामान मिला है। ठीक है, आप इतना ही दे दो। सेठ अग्रवाल और मुंशी अपनी सारी दुकानों से सारा सामान खरीदकर घर जाने लगते हैं। मुंशी, ये तुमने कौन सा खेल खेला है? मुझे समझ नहीं आया। मालिक, समझना बहुत आसान है। आज हमने 100 प्लेट का सामान कारीगरों को दिया था, मतलब सब कारीगरों के पास 100 प्लेट तक का ही सामान था, लेकिन उन्होंने हमें 600 प्लेट का सामान बेचा है। किसी ने 150 प्लेट हमको बेचा तो किसी ने 200 प्लेट, मतलब जिसने 100 प्लेट से ज्यादा हमको बेचा
उन सब ने मिलावट की है और सामान को अधिक बढ़ाया है, समझे? अरे वाह मुंशी, तुमने तो बड़ी आसानी से और सूझबूझ से पता लगा लिया कि कौन कितना मिलावट कर रहा है। अरे मालिक, अभी तो असली लालची कौन है ये तो घर जाकर पता चलेगा। फिर वो दोनों घर जाते हैं। उनके घर पहुंचते ही सारे कारीगर भी सेठ अग्रवाल को हिसाब देने पहुंच जाते हैं। मालिक, ये लीजिए आज के पैसे। ये मेरे पैसे आज के। मालिक, ये मेरे आज के पैसे। मालिक, ये लीजिए आज के पैसे। आज एक सेठ आया था कोई, उन्होंने एक साथ ही सारी चाट पापड़ी खरीद ली। ये तो 400 प्लेट के ही पैसे हैं। हाँ, तो आपने सबको 100 प्लेट का ही तो सामान दिया था। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने 600 प्लेट बेचा है ना। 150 प्लेट राजू ने, 150 किशोर ने, और मनोज तुमने तो 200 प्लेट बेचे हैं। ज्यादा चौंको मत, हमने ही भेष बदल कर तुम सबसे सामान खरीदा था। तुम लोगों का झूठ पकड़ा गया है। तुम्हारे लालच की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है, तुम लोगों को पता है। और उसके बाद तुम लोग पैसों में भी झूठ बोल रहे हो। बस एक ही इंसान है जिसने ईमानदारी से अपना काम किया है, वह है मुरली। धन्यवाद मालिक। मुरली, तुम आज से दुकान पर नहीं जाओगे, बल्कि सारी दुकानों की देखरेख करोगे। और तुम तीनों, तुमको तुम्हारे लालच की सजा पुलिस देगी। ये सुनते ही तीनों कारीगर अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं, पर सेठ उनकी एक नहीं सुनता। फिर मुंशी उन तीनों लालची कारीगरों को पुलिस के हवाले कर देता है, जिससे उनको उनके लालच का फल मिल जाता है और मुरली को उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसका ओहदा बढ़ा दिया जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम बुरा होता है। केशव एक बहुत ही गरीब किसान था और अपनी पत्नी दीपा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार भयंकर सूखा पड़ने की वजह से उस गांव में किसी भी किसान की खेती नहीं होती। केशव के परिवार का भी बुरा हाल था। एक दिन केशव अपने खेतों में बैठा हुआ था, तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ तो आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, फिर ये इतनी प्यारी घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वो देखता है कि उसके खेत के कोने पर एक गाय खेतों में उगे हुए घास को खा रही है। केशव की फसल भी और किसानों की तरह सूख गई थी। गाय को इस तरह सूखा चारा खाते हुए देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था। लगता है ये किसी चरवाहे की गाय है, गलती से इधर निकल आई है। कोई नहीं, मैं इसका ध्यान रख लेता हूँ। जब कोई आएगा तो उसे दे दूंगा। तब तक मैं इसके लिए पानी ले आता हूँ। केशव वहीं अपने खेत के पास रखे हुए घड़े से पानी निकालकर बाल्टी में डालता है और जाकर गाय के सामने रख देता है। पानी पीने के बाद गाय सर हिलाती है। लगता है तुम सिर हिलाकर मुझे धन्यवाद दे रही हो। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना चारा खाना है खा लो। वैसे भी खेत सूख चुका है और ये छोटे मोटे पौधे अब किसी काम के नहीं हैं। धीरे धीरे गाय सारे खेत के पौधे खा जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पर कोई भी चरवाहा या कोई इंसान उस गाय को लेने नहीं आता। अब केशव थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो गाय के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरता है। तुम्हें लेने के लिए तो कोई भी नहीं आया। मैं काम करता हूँ, तुम्हें यहीं बांध कर चला जाता हूँ। जो कोई भी तुम्हें देखेगा ले जाएगा। केशव उस गाय को खेत में खूंटे के सहारे बांध देता है और घर चला आता है। आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या बताऊँ दीपा, आज एक गाय खेत में आ गई और उसको कोई लेने भी नहीं आया, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अब मैं उसको खेत में ही बांध कर आ गया हूँ। उसका मालिक बेचारा परेशान हो रहा होगा। भगवान करे उस गाय को उसका मालिक मिल जाए। केशव और दीपा खाना खाकर सो जाते हैं। रात के पहर दीपा को अपने आंगन में घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर आंगन में देखने जाती है। वहाँ आंगन में एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी गाय खड़ी थी और लगातार अपनी गर्दन हिलाकर अपने गले में बंधी हुई घंटी को बजा रही थी। दीपा भागकर अंदर आती है। उठो उठो, देखो तो, मुझे लगता है ये वही गाय है जिसे आप खेत में बांध कर आए थे। उठो केशव, उठो, देखो वो हमारे घर आई हुई है। केशव आंख मलता हुआ दीपा के साथ बाहर आता है और गाय को देखकर उसकी नींद भाग जाती है।
अरे हाँ दीपा, ये तो वही गाय है, पर ये यहाँ कैसे पहुँची? इसका मतलब ये हुआ कि इसने मेरा पीछा किया। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? भला अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये गाय हमारे पास रहना चाहती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा भी यही अंदाजा है कि ये गाय हमारे पास रहना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये गाय खुद हमारे पास आ गई। हमारे कोई बच्चा भी नहीं है, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। इस तरह इसके साथ मेरा मन भी लगा रहेगा। तभी केशव अपने आंगन की एक जगह को जल्दी जल्दी साफ करता है और वहाँ पर एक खूंटा गाड़ देता है। फिर वो उस गाय को उस पर बांध देता है और बाल्टी में पानी लाकर उसके सामने रख देता है। गाय भी बहुत प्यार से फटाफट बाल्टी का पानी पी लेती है। मेरी प्यारी गाय, मुझे माफ करना। रात को मैं तुम्हारे लिए चारे का इंतजाम नहीं कर सकता, किंतु मैं सुबह सुबह खेतों से जाकर तुम्हारे लिए चारा ले आऊंगा। केशव और दीपा घर के अंदर आ जाते हैं और अब उन दोनों की ही आंखों में नींद नहीं होती। भोर की पहली किरण के साथ ही केशव खेतों में जाकर गाय के लिए चारा ले आता है। दीपा अपने हाथों से गाय को चारा खिलाती है। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि मैं इसका एक नाम रख दूं। तुम क्या कहते हो? जो तुम्हें अच्छा लगे दीपा, वो करो। क्या नाम सोचा फिर तुमने इसका? ये बहुत प्यारी है और कुछ कुछ शर्माई हुई सी लग रही है, इसलिए मैं इसका नाम शर्मीली रखूंगी। मेरी प्यारी शर्मीली। दोपहर को आज पड़ोस के लोग केशव के घर में गाय बंधी देखकर हैरान होते हैं। अरे भाई केशव, ये गाय कब खरीद लाए? गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में तुम ये गाय खरीद लाए? भैया क्यों परेशान हो रहे हो? वो ऊपर वाला है ना, उसने हर किसी का दान लिखा हुआ है, तो मेरी गाय का भी खाना वही बना देगा। फिर उसी रात चमत्कार होता है और सारे गांव में बारिश हो जाती है। सब किसान खुशी के मारे घरों से बाहर निकलकर नाचने लगते हैं। देखो न केशव, हमारी शर्मीली कितनी भाग्यवान है। इसका घर पर पैर पड़ा और गांव में बारिश आ गई। भगवान हमेशा हम पर इसी प्रकार कृपा रखे। बहुत अच्छा हुआ बारिश हो गई। अब मैं कल सुबह खेतों में जाऊंगा और नई खेती की तैयारी शुरू करूंगा। ठीक है, जाते वक्त तुम शर्मीली को भी साथ ले जाना, ये भी वहाँ चारा खाकर आ जाएगी। काफी बारिश होने के बाद जब बारिश रुकती है तो केशव शर्मीली को लेकर अपने खेतों में चला जाता है। बारिश के बाद सारी जमीन नरम हो गई थी। शर्मीली को वही पेड़ के साथ बांधकर वो हरा चारा डाल देता है और खुद खेतों में फावड़े से खुदाई करने लगता है। अरे, मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने सारा खेत खोद दिया और ना ही मुझे थकावट हो रही है। चलो, ये तो अच्छी बात है। मैं अब जरा जल्दी से अपने खेतों में बीज डाल देता हूँ। केशव अपने सारे खेत का काम खत्म कर लेता है, पर आज उसे जरा भी थकावट नहीं हो रही थी और काम भी सारा जल्दी खत्म हो जाता है। तभी वो शर्मीली को लेकर गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में गांव के एक बूढ़े काका अपने पोते को गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। अरे काका, क्या हुआ पोते को? क्या बताऊं बेटा, ये बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी ऊंचाई से गिर गया है। खून तो नहीं निकल रहा, पर उसके बाद ये खड़ा नहीं हो पा रहा और दर्द के मारे रोए जा रहा है। लगता है इसकी कोई हड्डी टूट गई है। अरे काका, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं, पर मेरे साथ तो गाय भी है। तभी केशव देखता है कि गाय गोदी में लिए हुए उस बच्चे की कमर को चाट रही है और तभी वो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है और जिद करता है कि उसे नीचे उतार दो, और गोदी से उतरते ही वो अपने दोस्तों के साथ खेलने भाग जाता है। अरे केशव, ये क्या चमत्कार हो गया? मैं सच कह रहा हूँ, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। अब देखो कैसे कैसे भागता हुआ जा रहा है। केशव मन ही मन सोच रहा था कि शर्मीली ने उसकी कमर को छुआ तो वो ठीक हो गया। आज खेतों में भी उसे पता नहीं चला कि कब काम खत्म हो गया। तो क्या मेरी शर्मीली जादुई गाय है? केशव बूढ़े काका को नमस्ते करने के बाद घर चला आता है और आकर सारी बात दीपा को बताता है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या पता वो बच्चा अपने दादा के साथ मजाक कर रहा हो। चलो, अब आप जल्दी से खाना खा लो। केशव और दीपा खाना खाकर सो जाते हैं और उधर आंगन में शर्मीली भी आराम कर रही थी। अगले दिन सुबह केशव अपने दोस्त के यहाँ से मिलने चला जाता है। घर में दीपा अकेली थी।
तभी उसे पड़ोस के घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। काफी देर तक जब आवाज बंद नहीं होती तो वो घबरा कर वहाँ देखने चली जाती है। अरे भाभी, मैं कब से देख रही हूँ ये दोनों बच्चे काफी देर से रो रहे हैं। क्या हुआ है? तुम भी सर पकड़कर बैठी हो। मुझे बताओ भाभी, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। कल तक तो मैंने बच्चों को पानी में गुड़ मिलाकर पिला दिया, लेकिन आज तो गुड़ भी खत्म है। मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। अरे भाभी, अगर इतनी ही बात थी तो आकर बोला क्यों नहीं? इस तरह बच्चों को भूखा रखने से क्या होगा? ये बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं बच्चों के लिए कुछ करती हूँ। दीपा भागकर अपने घर आती है। वो जानती थी कि उसके घर में भी खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है, पर उससे बच्चों का दुख देखा न गया। इसलिए वो जल्दी से रसोई में जाती है और आटा चावल दाल के डिब्बे खोल कर देखती है। उन सब में थोड़ा थोड़ा ही सामान था। दीपा सर पकड़कर बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी शर्मीली खूंटे से अपना फंदा छुड़ाकर घर के अंदर आती है। देखना शर्मीली, मेरे पास तो खुद भी अनाज नहीं है। अब मैं भाभी के बच्चों को क्या दूंगी? वो बेचारी सुबह से भूख से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तभी शर्मीली उन खाली पड़े हुए डिब्बों के पास आती है और अपना सर उनके ऊपर रख देती है। जितने भी डिब्बे घर में रखे हुए थे वो आटा चावल दाल घी तेल से भर गए। अपनी आंखों से चमत्कार होता हुआ देखकर दीपा रोते रोते शर्मीली को गले लगा लेती है। केशव ठीक कह रहे थे, तुम तो एक जादुई गाय हो। पर मैं सच कहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम एक माँ हो। तुमसे बच्चों की भूख नहीं देखी गई, इसलिए तुमने ये चमत्कार कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिली। मैं अभी ये सारा राशन भाभी को देकर आती हूँ। तभी दीपा सारे डिब्बे में से राशन निकालकर भाभी के घर देने जाती है। अरे दीपा, इतना सारा राशन, क्या तूने अपने सारे घर का राशन मुझे दे दिया? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे घर में तो राशन रखा हुआ है। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरी माँ आई है, उसने मुझे ये सब दिया है। ज्यादा बातें मत करो और बच्चों को कुछ बनाकर खिलाओ। और किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत, सीधा मेरे पास चली आना। भाभी अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। दीपा जब घर आती है तो देखती है कि घर के लिए भी डिब्बों में पर्याप्त राशन भरा हुआ है। तभी केशव भी घर आ जाता है और दीपा उसे सारी बात बता देती है। केशव और दीपा शर्मिली के पास जाते हैं। तुम तो जादुई गाय निकली। इस गांव के लिए तुम कामधेनु हो। हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हम गरीब भूखे लोगों को खाना खिला सके। शर्मिली खुशी खुशी हाँ में गर्दन हिला देती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी सारे गांव वालों की मदद में लग जाते हैं और कुछ ही समय बाद उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी का जन्म भी हो जाता है। और वो जानते थे कि ये सब शर्मिली की वजह से ही हुआ है। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गए? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊजी ताईजी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन चारों का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है? प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे, तू इसका कौन है? जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या?
लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहाँ रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहाँ सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी भाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी भाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहाँ से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी भाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहाँ घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहाँ देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंग बली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी 5 बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी 5 बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहाँ की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी। मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थी। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थी। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थी। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थी। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं। गरीब का पिज्जा पराठा। राघव सालों बाद गांव आया।
उसने अपने पिता के अंतिम दर्शन किए। सब कुछ हो जाने के बाद वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। अच्छा है तो गांव लौट आया, अब यहीं रह हमारे साथ। पर मैं यहाँ क्या करूँगा? खेती कर, वैसे भी हमारे खेत हैं। मुझे खेती करनी नहीं आती माँ। मैं हूँ ना, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। अगले दिन लता राघव को अपने खेत दिखाने ले जाती है, पर उनके खेत में कोई दूसरा आदमी खेती कर रहा होता है। ये देखकर, अरे अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा खेती कर रहा हूँ? पर ये तो हमारे खेत हैं। अब ये सब मैं नहीं जानता, तुम ठाकुर साहब से जाकर बात करो। उस ठाकुर की तो आज बारात निकालूंगी। लता गुस्से में तमतमाते हुए ठाकुर के घर पहुंची। ठाकुर, तूने मेरे खेतों पर खेती करनी क्यों शुरू कर दी? क्योंकि तेरा पति कर्ज ना चुका पाया और मर गया। कौन सा कर्ज? ये देख, तेरे पति ने खेतों की जमीन गिरवी रखी थी। अब उसके मरने के बाद कर्ज 3 लाख रुपए हो गए हैं। मेरे पैसे तो मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने तेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। बहुत ही नीच है तू, उनके मरते ही कब्जा कर लिया। नीच तो तेरा पति था, पैसे दिए बगैर मर गया। अब मेरे पैसे लौटा दे और अपने खेत वापस ले ले। लता के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, वो परेशान हो गई। वो राघव को लेकर वापस घर लौटी। अब हम क्या करें माँ? पता नहीं बेटा, सोचा था कि खेती करके जिंदगी काट लेंगे, अब खेत ही नहीं है तो क्या करेंगे? माँ एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ शहर चलो, वहाँ हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी, तेरे पापा की यादें हैं यहाँ। पर माँ मैं यहाँ क्या करूँगा? तू चाहे तो मुन्नी को अपने साथ ले जा, मैं यहीं रहूंगी। माँ अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं और मुन्नी शहर जाकर क्या करेंगे? हम भी यहीं रहेंगे, पर अब मैं यहाँ रहकर करूँगा क्या? भैया, आप शहर में क्या करते थे? शहर में? वहाँ एक होटल में पिज्जा पराठा बनाता था। तो गांव में भी पिज्जा पराठा बेचिए। नहीं मुन्नी। क्यों भैया? यहाँ कौन पिज्जा पराठा खाएगा? सब खाएंगे, आप एक बार खिलाकर तो देखिए। तो कोशिश तो कर ही सकता है राघव। पर माँ ये गांव वाले पिज्जा पराठा खाएंगे क्या? वहाँ होटल में लोग तुम्हारे हाथ का पिज्जा पराठा खाते थे। हाँ, बहुत चाव से खाते थे। मेरा पिज्जा पराठा वहाँ बहुत मशहूर था। तो बस शुरू करके देखते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हाँ, ठीक है। अगले ही दिन लता और राघव ने एक रेहड़ी पर पिज्जा पराठा बेचना शुरू किया। आते जाते हर कोई उन्हें देख रहा था, पर कोई खा नहीं रहा था। तभी ठाकुर वहाँ आया। लता देवी, ये क्या बेच रही हो? पिज्जा पराठा। अब ये क्या होता है? नाम ही इतना अटपटा है, इसे भला कौन खाएगा? ठाकुर ये कहकर वहाँ से चला गया। पूरे दिन में कोई भी उनके पास पिज्जा पराठा खाने नहीं आया। दोनों माँ बेटे सुबह से शाम तक वहीं खड़े रहे और रात होने पर वो घर लौट आए। कल फिर से जाएंगे। हाँ, और कल सबको मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाएंगे। मुफ्त में? हाँ माँ, जब खाएंगे तभी स्वाद समझेंगे। ठीक है बेटा। अगली सुबह लता और राघव ने वापस रेहड़ी खोली। आओ आओ, मुफ्त में पराठा पिज्जा खाओ। आओ आओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। आओ आओ आओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। आओ आओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। मुफ्त का सुनकर एक आदमी उनकी रेहड़ी पर आया। अरे भाई, मुझे भी खिलाओ। हेलो। एक एक करके कई लोग जमा हो गए। राघव और लता सभी को मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाने लगे। वाह, क्या स्वाद है। ऐसा स्वाद तो पहली बार चखा है। इतना अच्छा पराठा तो हमारी बहू भी नहीं बनाती है बिटवा। आओ आओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। खाओ खाओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। राघव तब तक चिल्लाता रहा जब तक गांव के हर एक व्यक्ति ने पिज्जा पराठा ना खा लिया हो। अंत में ठाकुर वहां आया। आओ ठाकुर, तुम भी मुफ्त में पिज्जा पराठा खा कर जाओ। हाँ दे दो, तुम दोनों माँ बेटे मूर्ख हो।
मुफ्त में भला कोई चीज बेचता है क्या? ठाकुर उन पर हंस रहा था। राघव ने ठाकुर को मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाया। ठाकुर को स्वाद अच्छा लगा, पर उसने कोई तारीफ नहीं की और खाकर वहाँ से चला गया। राघव का ये आइडिया काम कर गया। अगले दिन उसके रेडी पर पहुँचते ही ग्राहक आ गए। हमको एक पिज्जा पराठा दे दो बिटुआ। हमको भी, पर आज मुफ्त नहीं है काकी। पिज्जा पराठे के 20 रुपये लगेंगे। अरे ई लो, अब जल्दी से हमको एक पिज्जा पराठा दे दो। राघव और लता मिलकर पिज्जा पराठा बनाने लगे। ग्राहक एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। उनकी आमदनी अच्छी होने लगी थी। जल्द ही राघव आसपास के गांव में भी मशहूर हो गया। अब उनकी रेहड़ी के सामने ग्राहकों की कतार लगने लगी। लोग दूर दूर से राघव का अनोखा पिज्जा पराठा खाने आने लगे। गांव में पिज्जा पराठा बिल्कुल नई चीज थी। शायद इसीलिए हर किसी को वो खानी थी। राघव और लता पर पैसों की बरसात होने लगी। वो लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। माँ, सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखूंगा। हाँ, अब लगता है जल्द ही ठाकुर को उसके पैसे लौटा दूंगी और हमारे खेत हमें वापस मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ महीनों बाद लता और राघव ने ठाकुर को 3 लाख रुपए दे दिए। ये पहली बार हुआ है कि हमें कोई पैसे वापस लौटा रहा है। अब हमारे खेत के कागज लौटा दे। ठाकुर ने लता के हाथ में कागज रख दिए। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक फायदे का सौदा है, जिससे तुम्हारा मुनाफा भी बढ़ेगा और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। बोल ठाकुर। हमारे पास गांव में एक बहुत बड़ी दुकान है। तुम दोनों वहां अपना पराठा पिज्जा होटल खोल लो। जो भी मुनाफा होगा वो बांट लेंगे आधा आधा। क्या बोलते हो? होटल तो हम जरूर खोलेंगे, लेकिन तेरे साथ नहीं। लता पेपर लेकर वहाँ से चली गई। लता और राघव पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रेहड़ी चलाते रहे। कुछ और लोगों को भी उन्होंने काम पर रख लिया। धंधा बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही उनकी आमदनी भी। अगले 6 महीनों में कठिन परिश्रम के बाद लता और राघव ने एक दुकान खरीद ली और इस दुकान को उन्होंने पिज्जा पराठा होटल बना दिया। सोचा नहीं था माँ कि मेरा खुद का होटल भी होगा। अच्छा हुआ ना तू शहर से गांव चला आया। कम से कम तेरा सपना तो पूरा हो गया। हाँ माँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा पिज्जा पराठा यहाँ चलेगा। बेटा, तुझे भले ही उम्मीद ना हो, पर तूने मेहनत की और आज तेरी यही मेहनत रंग लाई है। अक्सर जीवन में बहुत सी चीजें असंभव लगती है, पर मेहनत से वो चीजें हासिल की जा सकती है। जैसे तूने अपना ये पिज्जा पराठा होटल बना दिया। हाँ माँ। अब राघव के जीवन में पैसों की कमी नहीं थी। मुन्नी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी और राघव ने एक नया घर भी खरीद लिया था। 1 साल में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया। ये सब उनके परिश्रम का नतीजा है। सही कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सरला के पति ने गांव में सरला और गोद की बच्ची को बेसहारा छोड़कर दूसरी शादी कर ली और गांव छोड़कर चला गया। सरला का गांव में भी कोई नहीं था, पर शहर में उसकी मौसी रहती थी, इसलिए सरला उनके पास शहर आ गई। ये ले, बोतल में दूध भर दिया है। अब तू तो जानती है सरला, महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। अब दूध ही ले लो, 60 रुपए किलो हो गया है। मुझे गलत मत समझना, मैं इस बोतल के दूध के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर वैसे भी पति छोड़कर दूसरी के साथ भाग जाए तो औरत की जिंदगी नरक बन जाती है। मौसी, मुझे मौसा जी से कहकर कोई काम दिलवा दो और रहने की थोड़ी जगह दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। देख सरला, मेरे भी अपने बेटा बहू परिवार है, मैं तुझे यहाँ रहने की हामी नहीं भर सकती। बाकी थोड़ी बहुत रोटी सब्जी दूध बांध देती हूँ, तू कहीं जाए तो रास्ते में तेरे काम आएगा। रुक, मैं रसोई से लेकर आती हूँ। सरला जब मौसी का व्यवहार देखती है तो चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। अरे ये कहाँ गई? चलो अच्छा है, बला टली, खुद ही चली गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? या तो वापस गांव चली जाती हूँ
पर टिकट के पैसे भी तो नहीं है। मुझे कोई काम ढूंढना होगा। भैया कोई काम मिलेगा कुछ भी? अरे नहीं है कोई काम वाम, चल जा यहाँ से। यहाँ तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे प्रभु, मुझ गरीब की सहायता करो। हाँ लाखन, जल्दी जल्दी आलू छील। 300 समोसों का ऑर्डर पूरा करना है। बिशन भी बीमार है और छुट्टी पर है। तुझे मेरे साथ लगना होगा ताकि जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाए। भैया जी कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कुछ भी काम मिल जाए आपकी दुकान पर। कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको रुको, समोसे बनाने आते हैं? हाँ भैया जी, हमारे गांव में सब लोग तीज त्योहार पर घर पर ही सारे पकवान बनाते हैं। तो ठीक है, पहले आलू छीलने में लाखन की मदद करो, फिर ये मसाला बना कर देगा, तुम समोसा भरती जाना, ठीक है? बाकी काम मैं समझा दूंगा। बच्ची को वहाँ सामने बोरी बिछा कर लिटा दो। सरला हलवाई की दुकान पर समोसे बनाने के काम में लग गई और जैसे जैसे वो हलवाई उसे समझाता, सरला बिल्कुल समझदारी से वो काम करती। शाम के वक्त वीरेंद्र भैया, सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और गिनकर पैक भी कर दिए हैं। भाई वाह, अभी तो 5 बजने में आधा घंटा बाकी है और समोसे बनकर तैयार भी हो गए। बहन, तुमने बहुत अच्छा और सफाई से काम किया है। ये लो अपनी मेहनत के 100 रुपए रखो। भैया जी, आज तो आपने काम दे दिया, पर शहर में मुझे कोई नहीं जानता। अगर मेरे लायक कोई और काम भी हो तो बता देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन, तुम 1-2 दिन में आकर पता कर लेना। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वीरेंद्र भैया, सामने रेलवे स्टेशन पर कई समोसे बेचने वाले हमसे समोसा लेकर बेचते हैं। क्यों ना इसे भी वही काम दे दिया जाए? इसका भी भला हो जाएगा और आपका भी मुनाफा होगा। हाँ लाखन, ये बहन मेहनती तो दिखाई पड़ती है, साथ ही शरीफ और ईमानदार भी लगती है। उसे वापस बुला कर ला जरा। भैया जी आपने बुलाया? हाँ बहन, मैं सोच रहा था कि तुम्हें काम की जरूरत है। तुम्हारे साथ छोटी बच्ची भी है, कहाँ कहाँ इसे लेकर भटकोगी? सामने रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचने का काम अगर तुम करना चाहो तो तुम मेरे से समोसे लेकर रेलवे स्टेशन पर बेच सकती हो। हाँ भैया जी, मैं ये काम कर सकती हूँ। अब मुझे अपनी बच्ची को पालने के लिए मेहनत करनी ही होगी। तो ठीक है, तुम आज से ही इस काम पर लग जाओ और समोसे बेचने शुरू कर दो। सरला रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचने लगी। एक हाथ में वो अपनी गुड़िया को उठाई सुबह से शाम तक समोसे बेचती थी और शाम को वीरेंद्र को पूरी ईमानदारी से हिसाब देती थी। भैया जी, ये आज का हिसाब एक बार गिन लेते। सरला बहन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। तुम पिछले 3 महीने से रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक मेहनत करके समोसे बेचती हो और टाइम पर शाम के वक्त मेरा पूरा हिसाब करती हो। भैया जी, वो जो कमरा आपने बताया था, मैंने 100 रुपए किराए पर ले लिया है। ठीक किया। फुटपाथ पर छोटे बच्चे के साथ इधर उधर भटकने से अच्छा है एक ठिकाना तो मिला तुम्हें। लाखन, ये कौन है जो वीरेंद्र भैया को हिसाब के पैसे दे रही है? अरे ये सरला है। तू जब छुट्टी पर था तो तेरे पीछे वीरेंद्र भैया ने इसे काम दिया है। बेचारी गरीब सारा दिन प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो बढ़िया है। विशन, वो तुझे मैंने शादी वाले घर का पता लिखवाया था, ये मिठाई के डिब्बे वहाँ भिजवाने हैं। अच्छा सरला बहन, जिनके आज यहाँ शादी का कीर्तन है, वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। उन्हें शादी के छोटे मोटे काम के लिए एक औरत चाहिए। तुम चाहो तो चली जाओ, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। विशन जा रहा है, वो तुम्हें वहीं छोड़ देगा। ठीक है भैया जी, मैं चली जाती हूँ। सरला बिशन के साथ शादी वाले घर में चली जाती है। जी, ये वीरेंद्र भैया ने मिठाई के डिब्बे भिजवाए हैं और ये सरला है। आपको घर के कामों के लिए एक औरत की जरूरत थी तो वीरेंद्र भैया ने इसे भेजा है। अच्छा, मिठाई के डिब्बे ही अंदर रख दो और सरला तुम रसोई में चली जाओ। वहाँ नाश्ते की प्लेटें रखी हैं, मेहमानों के आगे लगानी है। बिशन मिठाई के डिब्बे मेज पर रखते हुए वहाँ पर एक घड़ी देख लेता है और चोरी की नियत बना लेता है। ये घड़ी तो बहुत सुंदर है, किसी को क्या पता चलेगा। चुपचाप जेब में डाल लेता हूँ। अच्छा मालकिन जी, मैंने मिठाई के डिब्बे अंदर रख दिए हैं। सरला अपने आप घर चली जाएगी, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी, मेरी महंगी वाली ब्रांडेड वॉच नहीं मिल रही। मैंने यही मेज पर रखी थी, ये तैयार होकर पहनूंगा। तुम्हारी घड़ी ऐसे कहाँ जा सकती है? हम सब तो घर के ही हैं, अभी मेहमान भी नहीं आए हैं। देखो इधर उधर ही कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। मम्मी, मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है घड़ी। ये औरत आज ही काम पर आई है, कहीं इसी ने तो नहीं चुरा ली? इधर आ, सच सच बोल, घड़ी तू नहीं चुराई है ना? नहीं, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी गुड़िया के सिर पर हाथ रखकर मैं कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे तुम लोग झूठ बोलने के लिए अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा लेते हो। बेटा, पुलिस को बुला, तभी ये सच बोलेगी। सरला रोने लगती है। तभी रुक जाइए,
असली मुजरिम सरला बहन नहीं, ये बिशन है। इसी ने आपके घर से घड़ी चुराई है, इसलिए मैं इसे खुद पकड़ कर लाया हूँ। आपके घर मिठाई के डिब्बे रखकर जब ये दुकान पहुंचा। बिशन, तेरे हाथ में इतनी महंगी घड़ी कैसे आई? जब तुम मिठाई के डिब्बे देना गया था तब तो तेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। अरे तू क्यों इतनी जासूसी कर रहा है? अपने काम से काम रख। लाखन सही कह रहा है बिशन, ये घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? सच सच बताओ। कहाँ से आई मतलब? वीरेंद्र भैया, मैं घड़ी खरीद भी तो सकता हूँ। लाखन, इतनी महंगी घड़ी तुम इतनी आसानी से नहीं खरीद सकते। ये घड़ी कम से कम 50,000 रुपए की है। सीधी तरह बता दो कि तुमने ये घड़ी कहाँ से चुराई है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और फिर बिशन ने सच बोल दिया और मैं इसे यहाँ ले आया। सरला बहन चोर नहीं है। मैं सरला बहन को पिछले कई महीनों से जानता हूँ। माफ करना बेटी, मेरे से गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं मालकिन, आपकी घड़ी मिल गई, मुझे ये सुकून है। वीरेंद्र भैया, आज आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगने से मुझे बचा लिया। अगर आप न होते तो। वीरेंद्र जी, अगर ये वाकई में मेहनती है तो क्यों ना ये हमारे घर पर ही काम पर लग जाए। मैं इसे अच्छी पगार दूंगी। ये तो सरला बहन के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सरला बहन, तुम यहाँ काम करके अपनी गुड़िया की देखभाल और अच्छे से कर पाओगी। वीरेंद्र बिशन को पुलिस के हवाले कर देता है और सरला उसी घर में काम पर लग जाती है और अपनी बच्ची की देखभाल करते हुए दिन गुजारने लगती है। ये कहानी है गरीब वसुधा और उसकी 3 मासूम बेटियों की। वसुधा का पति किशोर बहुत ज्यादा शराब पीता था। वो सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ काम करके पैसे कमाने का ख्याल तो कभी उसके मन में आता ही नहीं था। दूसरी तरफ वसुधा चाहकर भी खुद घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसके लिए वसुधा ने अपने घर के बाहर ही एक मूंगफली का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, गडारी मूंगफली। चल जल्दी से मूंगफली लेकर आ, आज मेरे दोस्त ने वैरायटी दी है, वो भी आने वाला है। दोनों साथ बैठकर पियेंगे हम। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और एक बात सुन लो साफ साफ, ये मूंगफलियां बेचने के लिए है, ना कि शराब के साथ तुम्हारे चखने के लिए। अच्छा, तो मुझसे जुबान लड़ाती है तू? रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी मूंगफलियाँ, रुक। किशोर वसुधा का मूंगफली का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मूंगफलियां जमीन पर गिर जाती हैं और ज्यादातर पास की नालियों में गिर जाती हैं। अब वो बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। ले, अब बेच। और सुन मेरी बात, तू और तेरी वो मनहूस बेटियां सबके सब निकलो मेरे घर से। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। एक बेटा मांगा था, वो तो तू दे नहीं पाई। इन 3 मनहूसों को मर दिया मेरे सिर पर। सिर पर मर दिया? जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने आज तक इनके पिता होने की? सारा दिन सिवाय शराब पीने के करते क्या हो तुम? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। किशोर वसुधा के बाल पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे पूरी तरह पीटने लगता है। तीनों बच्चियां ये सब देखकर सहम गईं। सबसे बड़ी बेटी छाया ने किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं बाबा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें। किशोर गुस्से में छाया को भी धक्का दे देता है, जिस वजह से छाया को सिर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी किशोर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दोस्त बाहर आ चुका था और किशोर अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, चल यार बाहर ही चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया यार। अरे कहाँ जा रहे हो? छाया को कितनी चोट लगी है? मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वसुधा की बात को अनसुना कर किशोर वहाँ से चला जाता है। छाया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दोनों छोटी बच्चियाँ विभा और दीक्षा बुरी तरह से रो रही थी। इसके बाद वो छाया को लेकर अस्पताल पहुँची, जहाँ डॉक्टर कामिनी ने छाया का इलाज किया और कुछ ही देर में छाया को होश आ गया। अभी ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। वसुधा डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर कामिनी ने वसुधा से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या?
मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ। 3 छोटी बच्चियाँ हैं मेरी, और मेरा पति सारा दिन शराब पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए ये दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये कहकर वसुधा जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर कामिनी को वसुधा पर दया आ जाती है। वो अपने पास से वसुधा को सारी दवाइयाँ दे देती है, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी। आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो वैसे? मूंगफली का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी उस करम जले ने सड़क पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं क्या होगा। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। मुझे मेरे अस्पताल में सफाई के काम के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। देखो, तुम्हारे जो हालात हैं वो तुम्हारी बेटियों को ना देखने पड़े, इसके लिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना होगा। सिर्फ पढ़ लिख कर ही वो अपना भविष्य संवार सकती है। मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है। एक बार छाया ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी, और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर कामिनी जैसे उसके लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन से वसुधा कामिनी के अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। जल्दी वसुधा की तीनों बच्चियां स्कूल भी जाने लगी, लेकिन ये सब वसुधा के पति किशोर को पसंद नहीं आ रहा था। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? स्कूल जा रही हैं। अच्छा, इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं? और कल जब मैंने मांगे तो ये ढीला नहीं निकला तेरे पास से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, समझे? देखो, वो तो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है जो मेरी बच्चियां पढ़ लिख पा रही हैं, वरना जैसे मेरे भाग फूटे तुम्हारे साथ बंध के, वैसे इनके भी फूटते। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएंगे? चुपचाप इन्हें घर में बैठा और घर के काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी जिंदगी तो नरक बन ही गई है। अपनी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, लगता है उस दिन की बात भूल गई है तू, है? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली। और अब से तुम एक बात मत भूलना, अगर मुझे या मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाए ना, तो सीधे पुलिस के पास जाऊंगी मैं। अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें, अब और नहीं करूंगी। तो क्या कर रही है मेरे घर में? निकल यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यही सही। किशोर को लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी वसुधा उसकी बात का उल्टा जवाब देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। असल में अब वसुधा भी किशोर से छुटकारा चाहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर कामिनी के रूप में एक उम्मीद जो मिल गई थी। मैडम जी, मैंने छोड़ दिया उसे। हर बार धमकी देता था कि घर से निकाल देगा। आज खुद ही छोड़ दिया, उसका घर भी और उसे भी। अब वो जाने और उसका काम जाने। मेरा और मेरी बच्चियों का उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वसुधा, अब तुम रहोगी कहाँ? और तुम्हारी बच्चियाँ, उन्हें कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी मैडम जी। मैंने यहाँ अस्पताल के पास में एक कमरा किराए पर ले लिया है। मेरा आना जाना भी आसान होगा और बच्चियों की भी चिंता नहीं रहेगी। वसुधा की बात सुनकर डॉक्टर कामिनी मुस्कुराने लगती है और फिर दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती है। तस्वीर देखते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम जी, क्या हुआ? आँख में कुछ चला गया क्या? नहीं, आज इतने सालों बाद अपनी माँ को देख लिया। लेकिन मैडम जी, आप तो उन्हें इस तस्वीर में हर रोज देखती हैं। मैंने देखा है, हर रोज आप उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती हैं, उसके बाद ही आपका दिन शुरू होता है। नहीं, तस्वीर में नहीं, आज तुम में देख लिया मैंने उन्हें। वसुधा, आज जो तुमने अपनी बच्चियों के लिए किया है, कई साल पहले ठीक वैसा ही मेरी माँ ने मेरे लिए किया था। मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो था, लेकिन सच कहूँ तो आपसे ही हिम्मत मिली है मुझे। वैसे मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो ये सब जो आप बता रही हैं वो कैसे? मतलब तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल एक जैसी है वसुधा। हम भी बहुत गरीब थे, हमारे पिता भी हमारे लिए सिर्फ मुश्किलें ही लेकर घर आते थे, लेकिन मेरी माँ ने अपनी मेहनत से हर मुश्किल को छोटा कर दिया और हमें आज इतना बड़ा बना दिया। मुझसे वादा करो वसुधा, तुम भी कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगी, कभी अपनी बच्चियों का साथ नहीं छोड़ोगी, जैसे मेरी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। वसुधा ने डॉक्टर कामिनी की तरफ हाथ बढ़ाया और सिर हिलाकर हाँ कहा। उस वक्त भले ही उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे।